नमस्कार। हम लोग आज जो मामला है ये जिस तरीके से बीजेपी से सोशल जस्टिस के नाम पे जो लोग जुड़ के आए थे 28 इन्होंने बनाए थे मिनिस्टर। अपने अभी एक्सपेंशन की थी, बीजेपी ने अपनी एक्सपेंशन की थी, उसमें 28 मिनिस्टर बनाए थे। उन मिनिस्टरों का छोड़ के जाना, करीब 3 मिनिस्टर और 9 एमएलए, 12 लोगों ने अभी तक रिजाइन कर दिया है। उसमें से 8 लोग जो है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले। अपना दल के एक एमएलए अमर सिंह चौधरी का भी नाम आ रहा है, जो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के पास जा रहे हैं और शायद उनको टिकट भी मिलेगा। तो क्या वजह है कि ये सोशल जस्टिस फॉर्मूला जो है बीजेपी का क्यों नहीं काम किया, और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? राम मंदिर के पीछे का वोट बैंक क्या है, और कास्ट इक्वेशंस उत्तर प्रदेश में क्या हैं जिसकी वजह से ये सब उथल पुथल हो रही है? तो आज हम इस पे विचार करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी ने एक फॉर्मूला लिया जिसमें दलितों को, जाटों को और अपर कास्ट हिंदुओं को जोड़ के एक समीकरण बनाया जिसमें 39.5% वोट लेकर वो पहले 2017 में इलेक्शन जीते। उस टाइम केशव प्रसाद मौर्य जो थे वो मेंबर पार्लियामेंट भी थे और स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट भी थे। पर किस तरीके से आरएसएस की इंटरवेंशन के बाद योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखपुर में गोरखधाम के संस्थापक या जो भी वहाँ के हेड रहे, उनको वहाँ से, वो मेंबर पार्लियामेंट थे गोरखपुर से 4 टाइम के, एक सीनियर बीजेपी लीडर थे, किस तरीके से उनको सीएम बनाया गया। और सुनील बंसल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उनकी देख रेख में कैसे ये सरकार चल रही है, योगी सरकार, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे। कि जब से योगी की सरकार आई है, एक उत्तर प्रदेश जो है पुलिस प्रदेश बन के रह गया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बन के रह गया है, एक मेजॉरिटेरियन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन के रह गया है। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी को कोई स्टेट चलाने का, या पहले भी कभी वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में तो कभी मंत्री रहे नहीं, तो कभी असेंबली में भी नहीं गए। वो तो मेंबर पार्लियामेंट रहे लोकसभा के। लोकसभा की या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तो थोड़ी बहुत उनको नॉलेज होगी, बट स्टेट पॉलिटिक्स की उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। वो एक आउटसाइडर थे और इसी वजह से शायद उनके नाम से कंसेंसस बन गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम जाति समीकरण होते हैं जिसमें लोध हैं, सैनी हैं, चौहान हैं, ब्राह्मण वोट भी है, अपर कास्ट वैश्य वोट भी है, और भी कई लोग आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि खींचातान शुरू हो जाती है कि हमारा आदमी सीएम बने या हमारा आदमी डिप्टी सीएम बने। तो कंसेंसुअल इनको बाहर से इंपोर्ट करके एक सीएम बनाया गया। उसके बाद से 5 साल में जो सरकार का कारभार रहा, उसमें मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बताई गई उत्तर प्रदेश की। पीडीएस राशन में भी 20 करोड़ लोगों को, 15 करोड़ लोगों को राशन बांटा गया, डबल डबल राशन बांटा गया। धान के क्रय केंद्रों पे धान भी नहीं बिकने पाए किसानों की, इतना राशन बांटा गया। कोरोना के नाम पे इलाज लोगों को नहीं मिला, गंगा में लाशें बहाई गई। आप सबने देखा किस तरीके से जब कोविड-2 का प्रकोप आया, कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं थी स्टेट की। ऑक्सीजन की कमी से काफी लोग मर गए, हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे, दवा नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे। तो कई तरह के हम लोगों ने चीजें देखी पिछले 2 ढाई सालों में कि गवर्नमेंट एक्सपोज हो गई। उसके अलावा जो पॉलिटिकल समीकरण थे, आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य या धर्म सिंह सैनी या दारा सिंह चौहान, जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर रहे, धर्म सिंह सैनी आयुष मंत्री रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम मंत्री रहे, इन तीनों मिनिस्टर्स को अगर आपने देखा कि उनका जो रेजिग्नेशन था, उसमें एक बात कॉमन थी कि दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को और बेरोजगारों को, जो पढ़े लिखे बेरोजगार जो नौकरी मांग रहे हैं, और उसमें छोटे बिजनेसमैन, व्यापारी, और इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। हमारे कहने के बावजूद, हमारे रिप्रेजेंटेशन के बावजूद कुछ नहीं किया गया। अब ये एक बहुत बहुत ही गंभीर आरोप है योगी सरकार पर कि जब आपके पास 5 साल के लिए सरकार थी और सबसे बड़ा मैंडेट पिछले 25-30 सालों में सबसे बड़ा मैंडेट योगी सरकार को मिला, जब वो 315 एमएलए लेके अपनी सरकार बनाई। अब 303 रह गए हैं, उस टाइम पे 315 एमएलए की सरकार बनी थी।
तो कई घटक दल उनको छोड़ के भी चले गए। तो उसमें आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का काम नहीं हुआ। जब ऑर्गेनाइजेशन के आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन जो देखते हैं नेशनल लेवल पे, जब वो गए वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलने और उन्होंने उनसे पूछा कि बताइए आपकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो वो चुपचाप बैठ के 15-20 मिनट उनकी बात सुनते रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को जब भी हमें काम करवाना होता है कलेक्ट्रेट पे, डीसी ऑफिस में, और इवन अगर हमें चीफ मिनिस्टर से मिलके उनसे बात करनी है तो वो अवेलेबल नहीं होते। वो अपने बंद कमरों में एडमिनिस्ट्रेटर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, पुलिस के साथ बैठ के वो अपना फैसला लेते हैं। वो किसी की बात सुनते नहीं है, किसी के साथ बैठते नहीं है। सबका साथ, सबका विश्वास, और जो ये जो स्लोगन है कि सबका साथ सबका विश्वास, ये सिर्फ कागजों पर है। हम लोगों से हमें ना विश्वास में लिया जाता है, ना हमसे कोई बात की जाती है, और विकास तो आप भूल ही जाइए, जब विश्वास में ही नहीं ले रहे तो विकास कैसे होगा। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से योगी जी ने एक फिर से पोलराइजेशन करने की कोशिश की, कम्युनलाइजेशन करने की कोशिश की, ये कह के कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान में 80% हिंदू इलेक्शन जीत जाएंगे, आपको हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है, हिंदुत्व को बढ़ावा देना है। तो योगी जी को ये पता होना चाहिए कि 2017 के इलेक्शन में उनको कुल 39.5% वोट मिले थे, और 40.5 या 41% वोट जो था उनको नहीं मिला था उस 80% में। वो एक 41.5% वोट अब कंसोलिडेट हो जाएगा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के अंडर, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं, और इन कम्युनिटीज का काफी परसेंटेज है। चौहान कम्युनिटी का 2.5% है, सैनी है, मौर्य कम्युनिटी का करीब 4% वोट बैंक है, आपके और भी जो कम्युनिटीज हैं, वैश्य कम्युनिटीज हैं, या लोध कम्युनिटीज हैं। तो इन चीजों का जो असर है वो इलेक्शन के रिजल्ट में डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो योगी सरकार के पास सिवाय हिंदुत्व एजेंडा के या राम मंदिर एजेंडा के कोई ऐसा डेवलपमेंट का प्लान नहीं है। अब आप देखिए, उन्होंने पहले कहा कि शायद मथुरा से इलेक्शन लड़ेंगे, पर जिस तरीके से लोगों ने जब पार्टी छोड़ के जाना शुरू किया तो वो वापस उनका बयान आया कि वो शायद अयोध्या से ही लड़ेंगे, सबसे सेफ सीट से लड़ेंगे। तो एक चीफ मिनिस्टर स्टेट का सिर्फ उसके लिए अयोध्या या काशी या कह लीजिए कि मथुरा ही क्यों कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें वो अपना जनाधार ढूंढ रहे हैं। वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों नहीं ढूंढते जहां पे हिंदू 20% है और बाकी कास्ट जो है वो 80% है। अगर वो इतने पॉपुलर सीएम हैं जैसे कि वो अपने आप को बताते हैं, तो वो ऐसी जगह जाके इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते जहां पे उनको लगे कि देखिए यहाँ भी मैं इलेक्शन जीत के आ सकता हूँ। वो देवबंद से जाके इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते जहां पे उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर खोला है आपका फोर्सेस का, या वो मेरठ से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, या मुजफ्फरनगर से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते जहां 2013 में एक जाति समीकरण में एक जाट वर्सेस मुस्लिम किया गया। आपको ज्ञात हो 2013 में कैराना में जिस तरीके के दंगे हुए, वो दंगे भड़काने में उस टाइम की जो पार्टी थी, बीजेपी पार्टी में जो लोग थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था। सरकार उस टाइम पे कांग्रेस की थी सेंटर में, और जिस तरीके से कैराना में दंगे हुए, एक दलित प्लस मुस्लिम वोट बैंक जो हमेशा मायावती या समाजवादी पार्टी को उस इलाके में बेनिफिट देता आया है या वोट देता आया है, कंसोलिडेट वोट देता आया है, उसको सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा एक उसको तोड़ने में सफल हुई बीजेपी की टीम। और वो जाट जो वोट है वो दलित वोट के साथ कंबाइन होके वो बीजेपी को मिला। इसका रिजल्ट आपने 2014 के जनरल इलेक्शन में देखा, 2017 के असेंबली इलेक्शन में देखा, 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी देखा, जिस वजह से बीजेपी जो है पिछली 3 इलेक्शंस जीतती आई। पर अब वो जो हिंदू मुसलमान का जो एक फैक्ट्री लगाई आरएसएस ने मुजफ्फरनगर में, उसके चलते अब लोगों का, जब ये किसानों का आंदोलन हुआ और गन्ना किसानों की पेमेंट आज भी सिद्धार्थनाथ सिंह कहते हैं कि 1,45,000 हमने किसानों को दिलवाया। भाई किसानों का जो पैसा है वो आपने एसएपी डिसाइड करनी है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस जो होता है गन्ने का, वो राज्य की सरकारें देती हैं, और उसके बाद गन्ना मिल मालिकों को, जो शुगर केन फैक्ट्री के मालिक हैं, उनको गन्ने की पेमेंट जो है डायरेक्ट गन्ना समिति के द्वारा किसानों को देनी होती है।
तो जब मुजफ्फरनगर में रैली की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, मेरठ में भी और मुजफ्फरनगर में उन्होंने वादा किया था कि 400 रुपये गन्ने का रेट वो देंगे। पर 2014 के चलते 2017 में जब वो इलेक्शन जीते तो 400 तो क्या, आप समझिए पिछले 5 साल में सिर्फ 35 रुपये रेट बढ़ा के 315 का 350 रुपये किया। और कई मिलों में आज भी 12,500-13,000 करोड़ बकाया है। तो जो गन्ने की पेमेंट उन्होंने पिछली दिलवाई भी, तो उसमें कोई उन्होंने एहसान नहीं किया, क्योंकि वो गन्ना मिल मालिक क्या करते हैं, शुगर मिल मालिक क्या करते हैं कि गन्ने की पेमेंट को जान के 1-1.5 साल लेट देते हैं, उसको रोटेट करते हैं पैसे को, उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं और उसको और बिजनेसेस में लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी 22 नवंबर को, जिसमें ये कहा गया था कि गन्ना किसानों की पेमेंट अगर 14 दिन में नहीं मिलेगी तो उसका इंटरेस्ट सरकार के द्वारा दिलवाया जाएगा गन्ना अपना शुगर मिल मालिकों से। पर उसके अगेंस्ट सरकार अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। नीति आयोग की एक रिकमेंडेशन आई है सरकार के पास कि 14 दिन का प्रावधान का जो इंटरेस्ट का क्लॉज है 12% का, उसको खत्म कर दिया जाए। इसका मतलब है कि ये सरकार जो है पूंजीवादियों के साथ इतनी मिल गई है कि वो सोचती है कि पूंजीवादी पूंजीपतियों से पैसा मिलेगा और उस पैसे से हम लोग बैनर बनाएंगे, शराब बांटेंगे, पैसा देंगे लास्ट डे इलेक्शन में 500 रुपया, 1000 रुपया, और उससे हम वोट खरीद लेंगे। अब ये एक जनाधार की बात, लोकतंत्र की बात अगर आप देखिए कि कितना ये मायूसी वाला जो है प्रकरण है कि आप पैसे से वोट खरीद रहे हैं, हर चीज को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, और लोगों की जो दिक्कत है, परेशानी है, एक गरीब किसान की, एक गरीब आदमी की, एक श्रम मजदूर की, जिसको 100 दिन का काम भी नहीं मिलता, एक आम किसान की, एक आम मजदूर की आय 27 रुपये मात्र प्रतिदिन है, और एक पूंजीपति मुकेश अंबानी जैसे आदमी की आय 761 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। एक अदानी की आय जो है, गौतम अदानी की आय 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। तो इसमें सोशल जस्टिस फॉर्मूला कहाँ से होगा? आप अगर दलितों को, जाटों को और शेड्यूल कास्ट वोट्स और ओबीसी वोट को अगर आप कंबाइन करके इलेक्शन जीत भी जाते हैं, पर उसमें अगर आप रिजल्ट नहीं देते तो यही ओबीसीज और दलित आपका साथ छोड़ देंगे, जो कि देखने में अब आ रहा है। अभी फर्स्ट फेज के इलेक्शंस हैं। फर्स्ट फेज के इलेक्शन में अभी वोटिंग जो है वो 58 सीटों पे होनी है। 58 सीटों में बीजेपी 2017 में 53 जीती थी सीटें 58 में से। वो मुजफ्फरनगर रायट का, जैसे मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान की फैक्ट्री लगाई गई, जिसमें हिंदू वोट जो था, जाट वोट था, वो किसी तरीके से दलितों के साथ कंबाइन होकर उन्होंने बीजेपी को वोट किया और बीजेपी में 53 सीटें जीती थी 58 में से। पर वो अब काम नहीं करेगा, क्योंकि जाटों को समझ में आ गया है कि ये जो बीजेपी की सरकार है ये सिर्फ बात करती है, ये पोलराइजेशन करती है, पर ऑन ग्राउंड काम नहीं करती। जब गन्ना किसानों की पेमेंट देने की बात आती है, जब एमएसपी पे कानून बनाने की बात आती है, जब लोगों को उनका हक दिलाने की बात आती है, जब श्रम मजदूरों को उनका पैसा दिलाने की बात आती है। अभी आप देखिए कि 5 साल योगी जी की सरकार थी, बिजली के रेट उन्होंने नलकूपों पे और ट्यूबवेल पे अब आधे किए जाके, ये पहले क्यों नहीं किए? और जब भी वो सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपए की या 2,000 रुपए का पैसा भी रिलीज करते हैं हर क्वार्टर में, साल में 6,000 रुपए देते हैं, तो ये कहते हैं देखिए मोदी जी ने ये किया और मोदी जी का धन्यवाद। अरे मोदी जी का किस बात का धन्यवाद? आप बिजली का रेट डबल लेते हैं, उसके बाद 6,000 रुपए किसानों को वापस कर देते हैं। तो किसी तरीके से ये कोई आप सोशल जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ये आप पैसा घुमा रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से बीएसपी अभी तक मुस्लिम और दलित वोटों को लेकर, जैसे मैंने आपको बताया कि मुस्लिम और दलित वोटों के साथ जो है वो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे इलेक्शन जीती जाएगी। उसके बाद जब ये राइट्स हो गए तो जाट और दलित वोट जो था वो बीजेपी की तरफ चला गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गन्ना बेल्ट है, और इस गन्ना बेल्ट में आरएलडी ने ये कहा है कि वो किसानों के जो 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक के लोन है उसको वेव ऑफ कर देगी, क्योंकि गन्ना किसानों को जब पेमेंट ही टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो बेचारे अपना कर्ज कहाँ से चुकाएंगे। और समाजवादी पार्टी ने अपनी तर्ज पे ये कहा है कि 300 यूनिट बिजली जो है गांव में और देहात में जो है वो फ्री दी जाएगी। तो 300 यूनिट बिजली काफी होती है एक परिवार के लिए, तो ये एक अच्छा विषय है। और एक योगी जी ने जो अभी पावर टैरिफ रिड्यूस किया है ट्यूबवेल, और काफी देर से किया, अगर पहले कर देते तो शायद उसका फायदा उसको हो जाता। मैं एक बात यहाँ और कहूंगा, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में फॉर्मूला लगाया बिजली पानी फ्री देने का, और पंजाब में भी यही बात चल रही है, बिजली पानी फ्री देंगे,
बेटी को सम्मान निधि देंगे, 8वीं पास करेगी तो 8,000 10,000 रुपए देंगे, 5वीं पास करेगी 5,000 रुपए देंगे, कॉलेज जाएगी तो उसके नाम से उसका सेविंग्स उसका फिक्स डिपॉजिट करेंगे, उसको पैसा देंगे। तो ये सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो हैं ये इलेक्शन के टाइम क्यों अनाउंस होते हैं, पहले क्यों नहीं अनाउंस होते? और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको देने की जरूरत क्या है? अगर आप इस देश में रोजगार के एवेन्यूज खोलेंगे, आप रोजगार लोगों को दिलाएंगे, आप लोगों को उनकी सम्मान की उनका सम्मान उनको दिलवाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे कि उनके बच्चे जो हैं किसानों के या गरीब परिवारों के बच्चे आगे बढ़ के पढ़ाई कर सकें और अच्छी सेहत में देश के विकास में काम कर सकें, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर प्रॉब्लम क्या है कि सरकारों ने सिवाय लोगों का शोषण करने के और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने कभी भी एक आम आदमी के बारे में सोचा ही नहीं। इलेक्शन को तो उन्होंने हमेशा एक पैसे से, एक पावर से, कि अगर पैसे से काम नहीं चल रहा तो लाठी से काम चला लो, अगर लाठी से काम नहीं चल रहा तो शोषण से काम चला लो। जिस तरीके से हाथरस की घटना हुई, जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस में बचाने की कोशिश की गई, जिस केस ऐसे कि आगरा में भी आपने देखा किस तरीके से दलितों की और पिछले कास्ट के लोगों की जो उत्पीड़ना हुई, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र आपको इन बातों पे ध्यान देना होगा कि ये सरकारें करती क्या हैं और कहती क्या हैं। जब 2002 में पहली सरकार मायावती की थी जिसने फुल टर्म कंप्लीट किया था, सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला था उसमें बीएसपी का, ब्राह्मण प्लस दलित वोटों का। 206 सीटें लेके मायावती ने अपना फुल टर्म कंप्लीट किया था 2007 से 2012 में। कहते हैं कि उस समय पे काम हुआ, गरीब आवास विकास योजना हुई, कई शहरों में 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए में 2-2 बेडरूम के अपार्टमेंट बना के दिए गए, रोजगार के साधन बने, रिक्शा चालकों को, ऑटो चालकों को सुविधा दिलाई गई कि ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। और अच्छा शासन रहा। लखनऊ में भी काफ़ी एलडी का काफ़ी डेवलपमेंट रहा, वीआईपी रोड बनी, जिस तरीके से, पर उसमें भी लोगों ने एक्यूज किया कि भाई इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को काम देकर बहुत सारा बीच में पैसा बनाया है। खैर, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम ग्राउंड पे दिखना चाहिए, काम होना चाहिए, क्योंकि एक्यूज तो बहुत लोग करते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, कोई किसी दूसरी पार्टी को देख के खुश नहीं रहता। अभी कांग्रेस भी एक सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला लेके आई है जिसमें महिलाओं को 50 सीटें देकर वो एक आशा जी हैं जिनके जो 9 की रेप पीड़िता की मदर है उनको टिकट दिया है। सीएए की एक जो पीछे एनआरसी सीएए का जो आंदोलन हुआ था उसमें सदफ जाफर ने काफी भूमिका निभाई थी, आगे लखनऊ से उनको टिकट मिला है और भी कई लोगों को टिकट दिया गया है। देखिए अब महिलाएं क्या करती है, सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला कैसे काम करता है। दूसरा फेज का जो इलेक्शन है वो फरवरी 14 में 55 सीटों को लेकर है। उस 55 सीटों में मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और बदायूं और शाहजहांपुर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। बदायूं और शाहजहांपुर हैं। 2017 में 38 55 सीटों में से 38 सीटें जो हैं बीजेपी जीत के आई थी। इसमें दलित और मुस्लिम जो हैं मेजॉरिटी में हैं और जाट यादव ओबीसी जो हैं वो हर जगह स्कैटर्ड हैं। तो अभी देखना होगा कि फेज 1 का जो इलेक्शन है 10 फरवरी वाला और फेज 2 का इलेक्शन, इसमें मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरीके से वोट करता है और जाट आरएलडी की तरफ या सभा की तरफ पूर्ण तरीके से जाता है या आधे जाट जो है अभी भी बीजेपी की तरफ जाएंगे और आधे जाट जो है वो एसपी और आरएलडी कॉम्बिनेशन पे वोट देंगे। हालांकि आरएलडी एसपी ने भी अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी हैं, करीब 40-50 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी में एक हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से 9 एमएलए और 3 मिनिस्टर उनको छोड़ के जा चुके हैं, उनमें से 8 लोगों ने जो है वो भी समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर ली और शायद उनको टिकट भी मिलेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो जो बीजेपी योगी सरकार का जो सोशल इंजीनियरिंग का, सोशल जस्टिस का जो फॉर्मूला था वो कहाँ तक सिद्ध साबित होता है और राम मंदिर को लेकर और राम राज्य को लेकर किस तरीके से और पोलराइजेशन किस तरीके से होती है और कास्ट इक्वेशन कैसे काम करती है, ये आने वाले समय में हमें पहले 2 फेज में ही पता लग जाएगा और देखते हैं आगे क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए और हम फिर वार्ता करेंगे अगले शुक्रवार को। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।